मैं आऊंगा आपसे और ज्यादा लेकिन जानकारी इस मामले पर लेंगे कि सीएम क्या 2 सीटों से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन दर्शकों को एक बार अपडेट बता दें कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में हिस्सा बन चुके हैं। पीएम मोदी के पहुंचने के बाद ये बैठक शुरू हो चुकी है। हरियाणा की 90 सीटों पर मंथन जो है वो शुरू हो चुका है और इस बैठक में तमाम नेता मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में मौजूद हैं, जो कि हरियाणा के चुनाव प्रभारी भी हैं। और इन तमाम नेताओं के सामने वो पैनल की जो सूची है वो सामने रखी गई है, जिसके बारे में अभी रवि भी बता रहे थे कि ज़्यादा सीटों पर करीब 50 सीटें ऐसे हैं जहाँ पर एक एक नाम है। अब उन नामों पर फाइनल मोहर लगनी है इस बैठक में और 40 ऐसी सीटें हैं जहां पर 2 नाम हैं। ऐसे में उन सीटों को लेकर के मंथन जरूर इस चुनाव समिति की बैठक को करना पड़ेगा। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे विशेष संवाददाता रवि, आप बता रहे थे कि सीएम नायब सैनी को लेकर के चर्चाएं कई तरह की चली पिछले कुछ दिनों में। सीट बदली जा सकती है, 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की तमाम चर्चाएं चली हैं। लेकिन अब केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक से पहले क्या कुछ ताजा अपडेट्स मिल पा रहे हैं, क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं, किस तरह के समीकरण इस बार देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए तमाम चीजें क्लियर तो हितेंद्र लिस्ट सूची आने के बाद ही होगा, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं थी, जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा में, उनका सीटों को लेकर चयन किया जा रहा था, कौन सी सीट उनके लिए सेफेस्ट है, क्योंकि 2024 विधानसभा जो अब होने हैं, आज से 1 महीने के बाद जब चुनाव होना है, पोल होना है, 1 अक्टूबर को जब वोटिंग होगी, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम के जो चेहरा है वो डिक्लेयर कर दिया गया था, अनाउंस कर दिया गया था कि नायब सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा जो है वो किया जाएगा और नायब सैनी ही अगर सरकार बनती है तो तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है उनको सेफ सीट पर भेजना, क्योंकि कई तरह की बातें हो रही थी कि करनाल से वो चुनाव लड़ेंगे, नारायणगढ़ से लड़ेंगे, लाडवा से लड़ेंगे। कुछ लोग ये यहाँ तक भी कह रहे थे कि वो 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो चीज निकल करके सामने आ रही है, अभी तक की जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है, हरियाणा न्यूज ने पहले भी इस बात को कहीं ना कहीं सबसे पहले बताने का काम किया था, मुख्यमंत्री लाडवा सीट से चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है वो मिल पा रही है। अब देखना होगा कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में और क्या चर्चा होती है, किन सीटों को लेकर क्या मंथन होता है, उनकी 1 सीट पर चुनाव लड़ाया जाए या 2 सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए या फिर कोई और अन्य। लेकिन जहां तक की बात है वो यही निकल करके सामने आ रही है कि लाडवा सीट से मुख्यमंत्री जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल रवि, जिस तरह से सीएम की सीट बदले जाने की चर्चाएं हैं, इसी तरह से कई नेताओं की सीटें बदले जाने को लेकर के चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही हैं। हरियाणा न्यूज़ पर भी इस तरह की खबर जो है वो दिखाई गई कि बहादुरगढ़ से ओपी धनखड़ को उतारा जा सकता है, जो कि उनकी सीट क्योंकि पिछली बार बादली रही है। तो इस तरह से और ऐसे कितने नेता हैं जिनकी सीटों को बदला जा सकता है और क्या कुछ रणनीति इसके पीछे मानी जा रही है बीजेपी की? देखिए 10 साल को सरकार को चलते हुए प्रदेश में हो गया, तो एंटी इनकम्बेंसी जो है कहीं ना कहीं हावी हो जाती है। उसको बदलने के लिए इस प्रकार के प्रयोग जो हैं वो जरूर किए जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ की बात की जाए तो वो बहादुरगढ़ से कहीं ना कहीं दावा ठोकते हुए नजर आए हैं। जो चर्चाएं चल रही हैं कि वो बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो रोहतक से लोकसभा के उम्मीदवार थे वो भी कहीं ना कहीं अब बहादुरगढ़ से सीट पर जो है दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, असीम गोयल का नाम चर्चाओं में चला है कि वो पंचकुला से सीट चाहते हैं, यानी पंचकुला से टिकट चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये भी चर्चाएं चली थी कि जो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता है उनको अंबाला भेजा जा सकता है असीम गोयल की जगह। इस प्रकार की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में जरूर चली हैं, लेकिन वो धरातल पर कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगी, आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हो रही है उसमें इन चर्चाओं पर कितना फोकस किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या सीट बदलने से या टिकट बदलने से क्या सीट पक्की हो सकती है, ये भी मंथन किया जाएगा। अगर इस प्रकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी कम होती है तो जरूर इस प्रकार का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर सकती है।
लेकिन चर्चाएं इस प्रकार की भी हैं जिन नेताओं की परफॉर्मेंस जीरो है यानी कम है या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं उनकी सीट बदलने को लेकर यहाँ चर्चा नहीं हो रही। यहाँ चर्चा हो रही है उनकी सीट काटने को लेकर, यानी उनका नाम जो है वो कहीं ना कहीं कटता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल। ऐसे कितने मंत्री बताए जा रहे हैं, मंत्री या राज्य मंत्री, जिनकी टिकट कटने की संभावना है, और क्या कौन कौन से चेहरे हैं ऐसे जिनका नाम कटने की ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही? देखिए 3 से 4 ऐसे हैं जो कुछ एक पूर्व मंत्री जिनको हम कह सकते हैं जी। या फिर कुछ एक वर्तमान में मंत्री हैं। 3 से 4 ऐसे नाम हैं जिनको नामों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि इनके नाम कट सकते हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर तमाम जो चीजें हैं वो सूची आने के बाद जो है वो पता चलेगा क्या इनकी परफॉर्मेंस वाकई में ही इतनी वीक रही है कि इनके नाम को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं कि उनका नाम कट सकता है, वो मंत्री पद पर रहते हुए कहीं ना कहीं उनका टिकट कट सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन 3 से 4 ऐसे मंत्री जो हैं वो बताए जा रहे हैं जिनके नामों को लेकर चर्चा की गई है। और उनके नामों को लेकर चर्चा सिर्फ राजनीतिक गलियारों में ही नहीं हितेंद्र, वो इन बैठकों में चर्चा का विषय बने हैं कि इन विधायकों की, इन मंत्रियों की जो परफॉर्मेंस जो है वो काफी वीक रही है। पूर्व जो मनोहर पार्ट 2 के कार्यकाल में जो मंत्री थे उनको लेकर भी कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। कुछ एक मंत्रियों की जो टिकट है पूर्व मंत्रियों की वो वहां से भी कट सकती है, और मौजूदा सरकार में यानी कि नायब सरकार के दौरान जो मंत्री हैं उनकी भी मंत्रियों के कार्यकाल की जो कुछ एक मंत्री हैं उनके नामों के आगे संशय जो है वो बना हुआ है। जी बिल्कुल रवि, जैसा कि आपने बताया कि जो नायब सैनी सरकार में मंत्री बने, कुछ कई चेहरे तो ऐसे हैं जो नए नए मंत्री बने हैं, पहले मंत्रिमंडल में नहीं थे और अब उनको पहले लोकसभा चुनाव में मौका नहीं मिला, अब विधानसभा चुनाव भी सामने हैं, तो क्या उनकी परफॉर्मेंस भी मायने रखेगी? इस जो 1-2 महीने का समय है, इस समय की परफॉर्मेंस भी मायने रखेगी? हितेंद्र एक बार सवाल दोहराएं। मेरा सवाल ये है रवि कि नायब सैनी सरकार का गठन अभी हाल ही में हुआ, लोकसभा चुनाव उसके तुरंत बाद जो है लोकसभा चुनाव की गतिविधियां उस वक्त चल रही थी, आचार संहिता उस वक्त भी लग गई, अब बीच में 1-2 महीने का समय मिला, फिर से आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, तो क्या ऐसे मंत्री जिनको अभी मंत्रिमंडल में जगह मिली हाल ही में, नायब सैनी सरकार में ही जिनको जगह मिली है, तो क्या उनकी परफॉर्मेंस एज ए मंत्री ध्यान में रखी जाएगी या फिर एज ए विधायक उनकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखा जाएगा? देखिए ज्यादा समय उन मंत्रियों को हुआ नहीं अपने विभाग को संभाले हुए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एज ए मंत्री उनकी परफॉर्मेंस नहीं चेक की जाएगी। उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं एज ए विधायक जो है वो चेक की जाएगी, और एज ए विधायक उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया है, अपने क्षेत्र में कितने एक्टिव रहे हैं, कितना काम कराया है, कैसी छवि है, इन तमाम चीजों को जरूर देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मंत्री चेंज हुए हैं और विधायक रहते हुए उनकी कितनी खिलाफत रही है, तो मंत्री बनने के बाद उनकी खिलाफत एज इट इज बरकरार है या नहीं है, वो चीज कहीं ना कहीं यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाली है। और उन्हीं चीज को देखते हुए ये जो नाम है इन पर संशय के बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। जी, और अगर बात की जाए इस लिस्ट की, तो लिस्ट में किस तरह का बदलाव या फिर किस तरह के जो प्रयोग की आपने बात कही है कि प्रयोग भी इस बार यहाँ पर कई तरह के प्रयोग जो है वो देखने को मिल सकते हैं सूची में, तो उनको लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? किस तरह का फेरबदल जो है वो इस बार की सूची में देखने को मिल सकता है? आपकी आवाज जी वो नहीं चलने वाला। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है सही तरीके से रवि, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और फिर से तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपसे लेंगे। तो ये बैठक जो है वो चल रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की, ये महत्वपूर्ण बैठक, पीएम मोदी इस बैठक में मौजूद हैं और चर्चा की जा रही है। हरियाणा की 90 की 90 सीटों पर मंथन किया जा रहा है, कहां से किसे चुनावी मैदान में उतारना है, और बताया जा रहा है कि 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर एक एक नाम फाइनल किए गए हैं आपसे पहले छोटी टोली की बैठक में, और जो तमाम बैठकें हुई हैं उनमें एक एक नाम पर सहमति बनी 50 सीटों पर, बल्कि कुछ 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर एक से ज़्यादा जो हैं उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार हैं, तो उन पर ज़रूर मंथन करना होगा केंद्रीय चुनाव समिति के नेताओं को। और पीएम मोदी जब पहुंचे इस बैठक में शामिल होने के लिए, वो तस्वीरें भी आपने देखी, और अभी ये देखिए अब कौन कौन इस बैठक में मौजूद है वो आपको बता देते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं,
अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, वो इस बैठक में मौजूद हैं। मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी हैं हरियाणा के और केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो भी इस बैठक में हैं। विप्लव देव चुनाव सह प्रभारी हैं बीजेपी के। सुधा यादव सदस्य हैं बीजेपी संसदीय बोर्ड की। राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। और इनके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो इस बैठक में पहुंचे हुए हैं, जैसे कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज इस बैठक में पहुंचे हुए हैं हरियाणा से, और भी कई वरिष्ठ नेता प्रदेश बीजेपी के इस बैठक में मौजूद हैं, चर्चा कर रहे हैं। तमाम चेहरों को लेकर के 90 की 90 सीटों पर मंथन किया जा रहा है और संभव है कि इस बैठक के बाद अब से यानी कि 1 घंटा या 1.5 घंटे तक और ये बैठक जो है वो चल सकती है और इसके बाद किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या तो आज लिस्ट जारी कर दी जाएगी या फिर कल माना जा रहा है कि पहली सूची बीजेपी की तरफ से जारी कर दी जाएगी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए। और बीजेपी की पहली सूची में ऐसा माना जा रहा है कि कई चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। जिस तरह से जो जानकारियां सामने आ रही हैं उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि पारिवारिक सदस्यों को भी चुनाव में इस बार मौका दिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से, यानी कि जो बड़े परिवार हैं, बड़े राजनीतिक परिवार हैं, अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट मांग रहे हैं या पारिवारिक सदस्यों के लिए टिकट मांग रहे हैं, उन पर भी बीजेपी इस बार दांव लगा सकती है। लेकिन शर्त यही है कि वो जीतने की क्षमता वहां पर अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा रखते हों। ऐसे में उनको टिकट देकर के चुनावी मैदान में बीजेपी उन पर दांव लगा सकती है, उनको चुनावी दंगल में उतार सकती है। लेकिन अगर उनकी जिताऊ क्षमता थोड़ी कम है अन्य दावेदारों के मुकाबले, तो फिर उनको मौका नहीं मिलेगा, उनको टिकट नहीं दी जाएगी। इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही हैं और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति के भी तमाम नेता इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और चर्चा की जा रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के। 90 की 90 सीटों पर मंथन किया जा रहा है और इस बार बीजेपी की तरफ से कई प्रयोग जो हैं वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए किए जा सकते हैं, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, बीजेपी की साख के लिए और मनोवैज्ञानिक ढंग से बीजेपी को थोड़ी बढ़त मिले। इसके लिए भी जरूरी है कि हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाए और इसीलिए भरसक प्रयास बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। चाहे एक परिवार के ही अन्य सदस्यों को टिकट देने की बात हो या फिर एज लिमिट की बात हो, इन तमाम तरह के जो कड़े पहले नियम होते थे बीजेपी में उनमें भी ढिलाई जो है वो बढ़ती जा सकती है, क्योंकि मकसद एक ही है, हैट्रिक लगाना, प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाना। इसके लिए इस बार पहले से ही बीजेपी की तरफ से चेहरा भी घोषित किया जा चुका है। ओबीसी चेहरे पर दांव लगाया गया है। सीएम नायब सैनी को ही सीएम फेस बनाया गया है। अगर सरकार बनती है तो नायब सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे, इस तरह का दावा किया जा चुका है। ज्योति सांगवान हमारी न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। ज्योति, एक बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, और इस बार माना जा रहा है कि कई तरह की ढिलाई, जो बीजेपी के नियम पहले माने जाते थे कि कड़े नियम हैं, उनमें भी इस बार ढिलाई जो है वो बढ़ती जाने की संभावनाएं हैं। क्या कुछ संभावनाएं, किस तरह के प्रयोग इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी करने जा रही है? बिल्कुल हितेंद्र, इस बार थोड़ी ढील दी जा सकती है बीजेपी की ओर से, क्योंकि बीजेपी बात कर रही है हैट्रिक की, जो कभी हरियाणा में नहीं हुआ। 2014 में पहली बार सत्ता में आई, ये भी इतिहास था अपने आप में। इससे पहले बीजेपी कभी बहुमत के साथ हरियाणा में सत्ता में नहीं आई थी। 2019 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, गठबंधन में से रिपीट किया, ये भी हरियाणा में कभी नहीं हुआ था। अब बीजेपी एक और इतिहास बनाने की बात कर रही है कि हम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, और हैट्रिक लगाना वाकई किसी भी दल के लिए, केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, हरियाणा की राजनीति की लिहाज से अगर हम बात करें, आसान नहीं है या कह लें कि अपने आप में रिकॉर्ड बनाने वाली बात है। तो बीजेपी को ये लक्ष्य जो बीजेपी लेकर चल रही है, हम हैट्रिक बनाने वाले हैं, हम जीत हासिल करने वाले हैं, तो तमाम फैक्टर्स पर बारीकी से मुहब्बत बीजेपी कर रही है। जो पहले बीजेपी के अपने ही नियम थे टिकटों को लेकर या नेताओं को लेकर की बहुत ज्यादा परिवारवाद को लेकर जो बातें होती थी, तो ये तमाम बातों को कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार, हमें लग रहा है जो तैयारियां चल रही है उसके लिहाज से हम कह रहे हैं, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी सांसदों के परिजनों को टिकट दे सकती है और कुछ नेताओं के बेटे बेटियों को भी टिकट दे सकती है। तो ये अपने आप में जो अब तक बीजेपी जिन तमाम चीजों से बचती थी उसमें एक परिवारवाद की एक बड़ा फैक्टर था, जो ये तो लगातार किया जाता रहा है। क्योंकि हम ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार दिखा रहे हैं कि कुछ सांसदों के परिजनों को भी टिकट दी जा सकती है।
इसमें राहुल इंद्रजीत की हम बात करते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और कई बार बीजेपी से नाराज दिखे हैं, कई मंचों पर बीजेपी को आप निकालते नजर आए हैं। लेकिन कितनी दिलचस्प बात है कि पहले बेटे को लेकर खुद ही ऐलान करते रहे कि टिकट तो आरती राव चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन अभी ने खबरें हैं कि नाराज हैं या फिर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो इनकी बेटी को लेकर लगभग कंफर्म है कि वो चुनाव लड़ेंगी और इनका कितनी सीटों पर इनकी वीटो चलती है या कितनी सीटें इनके खेमे की माने जाने वाले हैं, इनकी समर्थक जो नेता हैं उन्हें मिलती ही देखने वाली बात होगी। तो ये कहीं ना कहीं अलग हो सकता है। आप जो कह रहे हैं कि इस बार ढील दी जा सकती है, तो राव इंद्रजीत को पहले के मुकाबले बीजेपी चूंकि अहिरवाल बेल्ट निर्णायक साबित हो सकती है चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन के लिहाज से, तो इस बार हो सकता है कि पहले के मुकाबले थोड़ा फ्री हैंड राव इंद्रजीत को दिया जाए। फिर हम जब बेटियों की बात कर रहे हैं, किरण चौधरी की बेटी को लेकर भी लगभग ये स्पष्ट है, ये खबरें सामने आ रही दरअसल कि तो शाम से कीर्ति चौधरी को टिकट दिया जा सकता है, ये भी खबर है। भव्य बिश्नोई जो कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, उन्हें लेकर भी खबरें हैं कि उनके बेटे को भी टिकट इस बार भी दिया जा सकता है। आप जानते हैं आदमपुर बाई इलेक्शन हुआ, कुलदीप जैसे बीजेपी में गए तो उनके बेटे को उनकी जगह टिकट देते हुए चुनाव लड़ाया गया था। तो इस बार भी खबरें हैं कि उनके बेटे को टिकट दिया जा सकता है। दूसरे भी कई नेता जिसमें केपी गुर्जर की हम बात कर रहे हैं, वो भी अपने बेटे के लिए प्रयास कर रहे हैं, साथ ही धर्मवीर सिंह भी अपने बेटे के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो देखना ये है सांसदों के बेटे बेटी हों या फिर जो विधायक हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ओपी धनखड़ का नाम भी जिनमें आता है। खबरें हैं, सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि वो भी अपने बेटे के लिए टिकट का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो परिवारवाद वाली बात है, या जो नेता अपने अपने इलाके अपने समुदाय में एक बड़ा कद रखते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जिनका बड़ा है, उनको भी कहीं ना कहीं बीजेपी तरजीह दे सकती है। क्योंकि अहिरवाल बेल्ट की हम बात करें तो 13 से 14 सीटें वो हैं जो कि इस बेल्ट के तहत आती हैं। राव इंद्रजीत इसमें कोई दराई नहीं, दक्षिण हरियाणा के बड़ी नेता हैं, तो उनको हम कह सकते हैं कि नाराज करने का रिस्क बीजेपी नहीं लगता कि इस बार लेगी। अगर हैट्रिक की राहें बीजेपी को कहीं तुलनात्मक रूप से आसान करनी है, क्योंकि कांग्रेस भी कमजोर नहीं है। पिछली बार के मुकाबले हम बात करें, हमने देख लिया लोकसभा चुनाव में, तो कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, 7 बार 70 बार अलग अलग बयान कांग्रेस के सामने आ रहे हैं। कांग्रेस भी बहुत बारीकी से होमवर्क कर रही है टिकटों को लेकर। तो बीजेपी इस बार कहीं ना कहीं जो नेता हैं उनके परिजनों, उनके बेटे बेटियों को टिकट देना है, उस पर हुई बड़े नेताओं के आसपास के जो उनके खेमे के या उनके समर्थक लोग हैं उनको टिकट देने की अगर बात है। सोशल इंजीनियरिंग की हम बात करें, ओबीसी का आप भी जिक्र कर रहे थे, ओबीसी समुदाय से आते हैं नायब सिंह सैनी, और इस बार अलग ये है कि पहले अनाउंस कर दिया गया है कि नायब सिंह सैनी के अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे और दावा बीजेपी करते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री होंगे। तो ओबीसी को साधने का बड़ा प्रयास होगा कि टिकटों में भी हमें कहीं ना कहीं झलक दिख सकती है। और दिलचस्प ये है कि जो माना जाता है आमदन में जो धारदार है, और हमने देखा भी है, नोनजात की पिच पर राजनीति करने वाली बीजेपी इस बार कहीं ना कहीं या तो कंफ्यूजन में है या फिर जाट वोटर्स को भी रिझाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि अभी 1 से 2 दिन पहले ही सीएम नायब सिंह सैनी का बयान ही सामने आया है कि जाट बेशक होते हैं, और दो शाम की रैली में जाटों ने दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहा है कि हम बीजेपी को वोट देंगे। तो ये जो बयान है, इसका क्या इम्पैक्ट रहता है, क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलता है या फिर नुकसान बीजेपी को हो सकता है नवजात वोटर्स के लिहाज से, ये भी देखना होगा। तो पहले जिस धर्रे पर या जिन नियमों के साथ बीजेपी चली आ रही थी, उनसे इस बार थोड़ा अलग, अब तक की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ अलग चीजें जरूर नजर आ रही हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अलग इस बार होती हुई नजर आ रही हैं, और ये प्रयोग इसलिए भी क्या किए जा रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम रहे वो 50-50 का मुकाबला लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है, और इसीलिए बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि राहें आसान नहीं है। कांग्रेस भी हालांकि अपनी पूरी तैयारियां कर रही है, कांग्रेस के लिए भी इतना आसान नहीं, क्योंकि 50-50 का ही मुकाबला रहा है लोकसभा चुनाव में। तो क्या इसीलिए दोनों पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं जीत के लिए, और हर तरीके से जो भी वो प्रयोग कर सकती हैं, जो भी नया एक्सपेरिमेंट इस बार कर सकती हैं, जो जीतने के लिए कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जीत में ये अहम भूमिका निभा सकता है, उसको करने में कोई गुरेज नहीं कर पा रही हैं दोनों पार्टियां? बिल्कुल, देखिए, जीतना ही किसी पार्टी के लिए जीत ही सबसे बड़ा लक्ष्य है राजनीति में, सत्ता ही सबसे बड़ा सपना है, और इसे साकार करने के लिए कोई भी दल कोर कसर नहीं छोड़ता है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि लगभग 50-50 की जो स्थिति है, लेकिन उसमें एक बहुत दिलचस्प बात ये है कि जो कि सबके सामने भी है, बीजेपी आई है 10 से 5 पर, 0 से 5 पर पहुंची है कांग्रेस। तो कांग्रेस के लिए काफी कॉन्फिडेंस में लाने के लिए अपने आप में बहुत काफी है। 1 से 2 सीटें ऐसी भी है जहां बहुत करीब की टक्कर दी है कांग्रेस ने, तो वो भी सबके सामने है। तो पहले जहां हमने पिछली बार देखा 79 हल्कों में भारतीय जनता पार्टी को लीड थी, 2019 में केवल 10 हल्कों में कांग्रेस खड़ी थी,
एक हल्के में जेजेपी हम नारनौल की अगर बात करें 2019 की, लेकिन इस बार हल्कों के लिहाज से भी 46 हल्के इंडी अलायंस को बढ़त दिलाते हुए नजर आए, जिसमें 4 कुरुक्षेत्र के अगर हम छोड़ भी देते हैं तो 42 हल्कों में 42 हल्कों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है और लगभग बराबर ही आ गए हम कह सकते हैं। वोट परसेंट के हिसाब से बात करें लगभग बराबर आ गए हैं। पिछली बार जो बहुत बड़ा अंतर था 58% जहां बीजेपी के थे, 28% जहां कांग्रेस के थे, तो कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा उछाल हासिल किया, बहुत बड़ी वृद्धि कांग्रेस के वोट प्रतिशत के हिसाब से भी और हल्कों की जीत के हिसाब से भी हुई है। तो कांग्रेस मजबूत दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्लस बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना और उससे पार पाना भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। हमने देखा है कि कई नेता, कई मंत्री ऐसे रहे जो अपने हल्कों में पार्टी उम्मीदवारों को लोकसभा में जीत नहीं दिला पाए हैं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि जिस पर होमवर्क किया गया होगा कि जो लोकसभा में नहीं पार्टी उम्मीदवारों को जीत दिला पाए हैं, अपने अपने हल्कों में पीछे रह गए हैं, तो उनकी लाइकिंग कितनी है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है उनका, क्योंकि हम विनेबिलिटी की बार बार बात करते हैं, क्या वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। तो एंटी इनकम्बेंसी से पार पाने के लिए चेहरे बदलना एक बहुत आप कह सकते हैं अहम कदम हो सकता है। यही कारण है कि खबरें सामने आ रही, कुछ मौजूदा विधायकों की टिकट कट सकते हैं, कुछ मंत्री भी ऐसे हैं जिनकी टिकट पर तलवार लटकी है, तो कुछ मंत्रियों के भी टिकट कट सकते हैं, कुछ विधायकों। और ये पहली बार नहीं, और हमने पिछली बार भी देखा 2 मंत्रियों में तो हालांकि टिकट काटे गए, लेकिन मनोहर पार्ट वन की जो कैबिनेट थी, हितेंद्र आपको याद होगा, केवल अनिल विज और बनवारी लाल के अलावा पूरी कैबिनेट हार गई थी। तो इस बार इस तरह का रिस्क लेने के मूड में बीजेपी नजर नहीं आ रही। जो मंत्री जो अपने हल्कों में लीड नहीं दिला पाए या जिनकी ग्राउंड रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है, जो पार्टी को जिताने की स्थिति में नहीं है, तो बीजेपी के हैट्रिक के लक्ष्य या सपने को साकार करने की दिशा में उनका टिकट काटना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए अनिवार्य हो जाएगा। कांग्रेस की आप बात कर रहे थे कि कांग्रेस भी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। बिल्कुल 10 साल सत्ता का सूखा कांग्रेस ने झेला है और इस लोकसभा चुनाव से कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये संकेत जरूर मिले कि हरियाणा का वोटर बदलाव चाहता है। तो ये बदलाव अगर चाहता है कांग्रेस के मुताबिक, जो कि कांग्रेस को संकेत मिलेंगे, तो कांग्रेस एक विकल्प के तौर पर कितनी मजबूत साबित होती है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के उम्मीदवारों पर डिपेंड जरूर करेगा। कांग्रेस के सामने भी कई चुनौतियां हैं जितेंद्र, हम और आप कई बार बात भी करते हैं कि गुटबाजी सबसे बड़ा चैलेंज है। जितने बड़े नेता हैं और बहुत 2-3 नेता कम से कम ऐसे हैं जिनकी नजरें सीएम की कुर्सी पर हैं, तो क्या वो सीएम की कुर्सी तक पहुंचने तक की लड़ाई मजबूती से लड़ पाएंगे, या फिर सीएम की कुर्सी को लेकर के आपस में जो गुटबाजी है या भीतरघात है, अपने खेमे के लोगों को अगर टिकट नहीं मिलता है तो दूसरे नेता के खेमे के उम्मीदवारों को हराना, इन तमाम चीजों से पार पाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज जरूर रहेगा। दूसरा, कोटा सिस्टम खत्म करना। हम बहुत बार हमने, क्योंकि हरियाणा न्यूज सेक्रेटरी इन चीफ प्रतिमा दत्ता ने भी भूपेंद्र हुड्डा से सवाल किया कि 2019 के टिकट आवंटन को लेकर आप सवाल उठाते रहे हैं, तो खुलकर बोलते हैं। कुमारी सैलजा के कोटे से 35 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था, जिसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया गया। पूरी टीम भूपेंद्र हुड्डा की कई बार दिखती भी है। तो लोकसभा में कोटा सिस्टम से कांग्रेस ने कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक विजय हासिल की, इसे खत्म किया गया है। क्या इसे लोकसभा के बाद विधानसभा में भी कायम रखने में कांग्रेस कामयाब हो पाती या फिर नहीं, ये भी अपने आप में चैलेंज रहेगा। हम बेटे बेटियों के लिए टिकट कांग्रेस में भी मांगे जा रहे हैं, तो कितना परिवार से टिकट दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते हैं। जाट नॉन जाट को लेकर के हम बीजेपी को लेकर भी बात कर रहे थे, कांग्रेस कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में है कि जाट समुदाय बीजेपी को वोट ना देकर कांग्रेस के साथ खड़ा है। दलित समुदाय को लेकर भी कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। तो इनके अलावा भी, क्योंकि दलित तो आप जानते हैं 17 सीटें आरक्षित हैं, वहां दलितों को टिकट दिया ही जाना है, लेकिन जो सामान्य जाति की जो सीटें हैं हरियाणा की, वहां नॉन जाट को तरजीह दे सकती है कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले। ये हमने लोकसभा चुनाव में इसकी झलक देखी है। तो इस बार भी टिकट आवंटन में कहीं ना कहीं नॉन जाट को तरजीह दे सकती है। कोटा सिस्टम खत्म करने का प्रयास होगा, जिताऊ टिकाऊ जो चेहरे हैं उन्हें टिकट देने का प्रयास रहेगा। तो इन तमाम फैक्टर्स को लेकर कांग्रेस भी बड़ी स्तर पर होमवर्क कर रही है। कांग्रेस की भी मैराथन मीटिंग का दौर जारी है। बीजेपी की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। पीएम मोदी हैं, जेपी नड्डा हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की हम बात करें, अमित शाह भी पहुंचे हैं, साथ ही सीएम भी इस बैठक में मौजूद है, राव इंद्रजीत भी। हम अपनी टीवी स्क्रीन पर हम विजुअली दिखा रहे हैं कि बैठक में कौन कौन मौजूद है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, मनोहर लाल, भूपेंद्र यादव, नायब सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, बिप्लब देव, सुधा यादव, राव इंद्रजीत सिंह तरीके बहुत ही बड़े कद के जो नेता हैं पार्टी के, चुनाव समिति के जो सदस्य हैं इस बैठक में शामिल हैं। तो करीब 50 सीटें वो हैं हितेंद्र, ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें, जो सिंगल नेम गई हैं, जिनमें कोई संशय नहीं बचा के, जिनमें सहमति बन गई है। तो आप मानकर चलिए कि 50 नाम फाइनल हो गए हैं। आधे से ज्यादा सीटों पर सहमति बन गई है बीजेपी में। दूसरी करीब जो 40 सीटें हैं उन पर भी हम ये मानकर चलेंगे कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन पर भी सहमति बना ली जाएगी और लिस्ट जारी करने के मामले में
लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार भी बीजेपी कांग्रेस से आगे नजर आई। बिल्कुल, इस बार उम्मीदवारों पर बहुत ज्यादा मंथन दोनों ही पार्टियों में किया जा रहा है। ज्योति, आपने कांग्रेस का जिक्र किया, बीजेपी का जिक्र भी हम लगातार कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों में एक एक सीट पर उम्मीदवारों पर बेहद गहनता के साथ मंथन किया जा रहा है, और मंथन इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये चुनाव सिर्फ हरियाणा का चुनाव नहीं बल्कि देश की जो राष्ट्रीय राजनीति है उस पर भी असर इस चुनाव का रहने वाला है। तो किस तरह से क्या कुछ बड़ी जो बातें हैं जो राष्ट्रीय राजनीति पर भी इस चुनाव का असर पड़ने वाला है, उसको लेकर के क्या कुछ समझा जाए ज्योति? क्योंकि पिछले दिनों सोनिया गांधी का भी एक बयान सामने आया कि जो हरियाणा और झारखंड में जो चुनाव होना है तो उसका असर, वहां पर माहौल हमारे पक्ष में है, उसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा, इस तरह की बातें कही गई। वहीं अगर लोकसभा चुनाव को हम देखें तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है इस बार केंद्र में बीजेपी की, एनडीए के दूसरे दलों का सहारा लेकर के सरकार चलानी पड़ रही है। तो इस लिहाज से कितना अहम हो जाता है हरियाणा का चुनाव, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो दिल्ली से पूरी तरह से सटा हुआ है। दिल्ली से सटा हुआ है केंद्र, और इस बात को अगर हम यूं कहें कि दिल्ली की जो राजनीति है, केंद्र की जो सरकार है, उसका असर हरियाणा पर रहता है, तो हम ज्यादा दुरुस्त होंगे इसमें। क्योंकि हमने देखा है हरियाणा की राजनीति का इतिहास ये कहता है दिल्ली में यानी केंद्र में जिसकी सरकार बनती है, हरियाणा सरकार के साथ चलता है। तो बीजेपी इस बात को लेकर भी कॉन्फिडेंट है। बहुत बार बीजेपी नेता ये कहते हैं कि, और एक बयान तो आपने सुना ही होगा जिसमें जेपी दलाल ये कह रहे हैं कि अगर इनकी सरकार बन भी गई, मान लीजिए जैसे तैसे अगर भगवान ही नाराज हो गया, इनकी सरकार बन भी जाती है तो 6 महीने में हमारे दिल्ली वाले सरकार को गिरा देंगे। तो हरियाणा में ऐसी परिस्थितियां बहुत ही कम रही। हरियाणा लगभग अधिकतर आप कह सकते हैं सरकार के साथ ही चला गया। ये एक ऐसा फैक्टर है जो बीजेपी को फेवर कर रहा है कि अगर ठीक है गठबंधन की सरकार ही एनडीए सरकार के केंद्र में, तो हरियाणा में चांसेस हो जाते हैं कि हरियाणा दिल्ली के साथ, हरियाणा केंद्र के साथ चलता है। लेकिन हरियाणा किसी पार्टी को इतना ज्यादा मौका दे कि आप हैट्रिक बना रहे हैं, ये भी हरियाणा में हमने नहीं देखा है। तो ये एक बात है कि कांग्रेस इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। रही बात एक सीट को लेकर, वो इसलिए भी क्योंकि दोनों ही पार्टियों में सीधी टक्कर है। रीजनल पार्टी जिसमें हम ताऊ देवीदास की पार्टी की बात करें, लोकदल के अलग अलग स्वरूप रहे, और वो ऐसा नहीं कि आप उसको कभी इग्नोर नहीं कर पाए, कभी सत्ता में रही तो कभी विपक्ष में भी रही। लेकिन इस बार जो एक एक सीट को लेकर मंथन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि विकल्प दो ही आप जानते हैं केंद्र। लोकसभा में भी हमने देखा जब भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे जेजेपी, इनेलो या दूसरी पार्टियां, ये छोटी पार्टियां, ये वोट काटू हैं, तो इस बात को कहीं ना कहीं स्थापित कर दिया गया है। इनेलो जेजेपी को वोट देना, वोट खराब करना, क्योंकि मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि ज्यादातर जो बड़े नेता हैं आवेदन कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए बहुत सारे आवेदन आए हैं। कुछ लोग संशय में हैं कि बीजेपी में शामिल हुआ जाए, कांग्रेस में टिकट मांगा जाए, तो तमाम अपने अपने स्तर पर लोबिंग अभी भी जारी है। तो ये कारण है कि दोनों ही पार्टियां मंथन कर रही है। आवेदक जो हैं उनकी एक लंबी लिस्ट है, कांग्रेस के पास भी, बीजेपी के पास भी। बीजेपी ऑलमोस्ट शॉर्ट लिस्ट कर चुकी है, 50 सीटों पर सिंगल नेम हो चुके हैं, 40 पर अभी बाकी है, जिनमें 2 से 5 या हो सकता है इनसे कम भी नाम के लिए भेजे जा चुके हैं। कांग्रेस के लिए चैलेंज इसलिए हमने पिछली बार देखा। अब जिन बीजेपी नेताओं की हम बात करते हैं, देवेंद्र भवली की हमने बात की, शैलजा के दर पर पहुंचे, टिकट के लिए गए। खबरें हैं कि बाबरिया से भी मुलाकात की है। शाहबाद के विधायक रहे रामकरण काला, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, आपको याद होगा 2019 में, रातों रात जेजेपी में गए, जेजेपी ने अपने उम्मीदवार को हटाकर लिस्ट में से इनको टिकट दिया ही थी। राम कुमार गौतम है, ईश्वर सिंह है, ये वो नेता रहे जो दूसरे दलों से टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे और टिकट ना मिलने की सूरत में ये जेजेपी में गए थे। तो इस बार भी कांग्रेस भी नहीं चाहेगी, बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि भगदड़ मचे, भीतर घात हो। एक सीट पर मान लीजिए हम देख रहे थे कि 50 से 100 से ज्यादा भी कुछ लोगों की ओर से आवेदन किए गए हैं। एक को ही टिकट दिया जाना है, दूसरे लोग भीतर घात ना करें, भगदड़ ना मचे, दल बदल ना हो, ये पार्टी को नुकसान ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि हम विजिबिलिटी तो देखें ही, साथ ही पार्टी को नुकसान ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित करें। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने भली भांति इस पर काम किया है। कांग्रेस ने देरी से लिस्ट जारी की थी, ये कांग्रेस की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा था और ये कारगर भी साबित हुआ कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस इस दिशा में इस बार भी काम कर रही है। बीजेपी की लिस्ट, हमें जो खबरें हैं जिनकी अब बेहद महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, बीजेपी की लिस्ट पहले आ सकती है। कांग्रेस नॉमिनेशन फाइल किए जाने की जब प्रक्रिया शुरू होगी, कहीं ना कहीं 3-4 तक की, तो बाबरिया की बात कह रहे हैं कि 1 से 4 के बीच में हमारी लिस्ट आ सकती है। तो कांग्रेस इस बार भी कहीं ना कहीं देरी कर सकती है ताकि नुकसान ना हो। पहले बीजेपी की लिस्ट भी आ जाए, उसके बाद कांग्रेस भी उस वक्त रास्ते या विकल्प बहुत ज्यादा लोगों के पास ना रहे, दल बदल ना हो, भगदड़ ना मचे, भीतर घात ना हो, इन बातों को भी सुनिश्चित किए जाने का प्रयास हो रहा है। तो यही कारण है जो आपका सवाल भी था कि एक चीज को लेकर मंथन थे। हाँ बिल्कुल, बेहद गहनता के साथ मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस में तो बताया जा रहा है कि 2 या 3 तारीख को तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और 5 तारीख से नॉमिनेशन फाइल होंगे। तो ऐसे में संभावना यही है कि 4 तारीख को ही उनकी
जो पहली सूची है वो सामने आएगी। लेकिन बीजेपी की संभावनाएं ये मानी जा रही हैं जो थी कि आज इस बैठक के बाद किसी भी वक्त पहली सूची जारी हो सकती है या फिर कल तक पहली सूची जारी हो जाएगी। तो क्या पहली सूची में ऐसे चेहरे होंगे जिनसे कोई नाराजगी नहीं होगी क्षेत्र में, और इस तरह की भगदड़ जैसी स्थिति या बगावत और भीतरघात जैसी जो संभावनाएं बनती हैं वो ना बने? क्या पहली सूची में सिर्फ उन्हीं चेहरों का नाम अनाउंस किया जाएगा? देखिए, ये तो पार्टी ने प्रयास तो किया होगा, लेकिन ये आसान नहीं रहेगा पार्टी के लिए। और ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप भी ठीक कह रहे हैं कि बहुत जल्द ये लिस्ट आ सकती है, क्योंकि अब काफी अहम बैठक हो रही है। हो सकता है इस बैठक के बाद देर रात कोई लिस्ट आ जाए, हो सकता है कल कोई बैठक बीजेपी की ओर से कल कोई लिस्ट जारी कर दी जाए। केंद्रीय मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहले कह चुके थे 28-29 को हमारी पहली लिस्ट आने वाली है। 29 तारीख आज हो चुकी है, संभव है देर रात या फिर कल दिन में या कल सुबह भी लिस्ट आ सकती है। तो बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि राजनीति में भले ही लोग कहते रहे हम समाज सेवा के लिए आए हैं, देश हित में आए हैं, लेकिन आप सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो कि चुनाव लड़ना ही एक रास्ता है सत्ता के करीब पहुंचने का। तो तमाम जो एम्बिशियस लोग हैं जिनको टिकट चाहिए, अगर उन्हें नहीं मिलता है तो उन्हें कैसे बीजेपी उस चीज को कवर कर पाती है, उस नुकसान से बच सकती है, भीतरघात से कैसे बच सकती है, ये एक चैलेंज बीजेपी के लिए जरूर रहेगा। तब जबकि कांग्रेस की लिस्ट अभी नहीं आई है, कांग्रेस ने नाम फाइनल नहीं किए हैं, भगदड़ मचने की संभावना से हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में देखा भी था जो पार्टी डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है कि जिसमें ठीक है हाईकमान ने जो तय कर दिया उस फैसले को अंतिम माना जाता है, सर्वमान्य माना जाता है। लेकिन हमने देखा है भीतरघात इस बार लोकसभा चुनाव में टिकटों को लेकर सवाल उठते हमने देखे हैं, जिसमें हम हिसार की खास तौर पर बात कर लें। रणजीत सिंह को टिकट मिला, कुलदीप बिश्नोई परिवार लगातार सवाल कहीं न कहीं उठाता रहा है, और जब परिणाम आए उस वक्त की हम बात करें, रणजीत सिंह ने अपनों को निशाने पर लिया था। वर्तमान जो पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी ओर से भी आप जानते चुनाव लड़ा गया, चुनाव हारे भी और अपने लोगों पर सवाल भी उनकी ओर से उठाए गए। तो ये हमने कई जगहों पर इस बार बीजेपी में भी देखा था। रोहतक के जो पार्टी के उम्मीदवार थे पूर्व सांसद अरविंद शर्मा, उनकी ओर से भी बोगस वोटिंग का इशारा करते कहा गया। कुछ हमारे लोगों ने भी दीपेंद्र हुड्डा के लिए वोट किया। तो ये भीतरघात या अपनों को नुकसान पहुंचाना ये लोकसभा चुनाव में बीजेपी देख चुकी है, और इससे कैसे इस बात पर पाया जाएगा, और कांग्रेस से पहले अगर आप लिस्ट लेकर आ रहे हैं तो कैसे तमाम उन लोगों को आप मनाने में कामयाब होंगे जो टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो अपने आप को जिताऊ या टिकाऊ बता रहे हैं, जो कि बड़ी नेताओं के हो सकता है समर्थक हैं, या हो सकता है उनके बेटा बेटी है जो टिकट के लिए जिनकी ओर से नेताओं की ओर से प्रयास किए गए हैं। तो उस पर बीजेपी कैसे काबू पाती है ये देखना काफी अहम रहने वाला है। हितेंद्र जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए ज्योति। तो ये बैठक लगातार चल रही है और बैठक पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारी सहयोगी अपराजिता श्री भी हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी